गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना शुरू कर दिया है और हम लोगों ने कहा था कि हम लोग पहले 5 साल का करेंगे, उसके बाद में टाइम होगा तो हम लोग बाकी का भी करने लगेंगे, बाकी और 3 साल का कर लेंगे। तो उसी का हमने शुरुआत किया था 2017 से और 2017 का हम लोग 3 पार्ट कर लिए हैं और ये आज का चौथा पार्ट है। इसी एनालिसिस वीडियो के साथ ना हम लोग शुरू किए हैं मैपिंग की क्लासेस को। उसमें हम लोग रिसेंट में अभी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जिले का मैपिंग, यानी कि जिले के आधार पर वहाँ के पॉलिटिकल क्षेत्र, वहाँ की फिजिकल एरिया, हिस्टोरिकल एरिया, कौन सी इम्पॉर्टेंट नदी है, कौन सा झरना है, कौन सा प्रमुख मंदिर है, सभी के बारे में हम वहाँ सीख रहे हैं, वहाँ पे याद कर रहे हैं। अगर अभी तक आप में से कोई नहीं देखा होगा तो जाकर से देखना शुरू कर दो, वहाँ से आपको बहुत ही अच्छी मैपिंग करने आएगी। उसके बाद हम लोग जब जिला वाला ख़त्म कर लेंगे, सारा जिला का कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेट वाइज मैपिंग करना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट कर दो अभी से देखना, ताकि आपका सब कंप्लीट हो जाए और वीडियो के अकॉर्डिंग हो जाए और कुछ छूटे ना आपसे। ठीक है, चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और यहाँ पे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये वाली क्लास को आराम से देख लो, उसके बाद में उस वाली क्लास को देखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है, आपको बताना है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष है उसके प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है। ऑप्शन देखो। परिषद के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्यवाही करेगा। सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सामान्य मतदाताओं के द्वारा 2/3 बहुमत पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। पूरे कार्यकाल में केवल 2 बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। चलो इस क्वेश्चन को अपने से एक बार पढ़ो। तो ये वाला जो मैंने बुक बताया था ना लक्ष्मीकांत, तो वो वाली बुक में भी मिलेगी। अगर अलग से पढ़ना है इसी को, यानी कि पंचायती राज है, तो इसके लिए पतली सी बुक आती है, उसको खरीद लेना। उसमें अलग से नगर पंचायत और नगर पालिका और जनपद पंचायत वगैरह का उसमें दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पढ़ लिया, चलो सॉल्व करो इसको। देखो यहाँ पे देखो, परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव के द्वारा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का प्रवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, याद रखना इसको। इसके अलावा सामान्य मतदाताओं के द्वारा जब बहुमत पारित होता है तब भी अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा ना पूरे कार्यकाल में केवल एक ही बार प्रत्यावर्तन किया जा सकता है। आप लोग इसको पढ़ना चाहते हो अलग से बुक में, तो उसी को खरीदना, जो छोटा सा पतला सा बुक आता है। मुझे अभी ऑथर का नाम याद नहीं है, अगर मेरे को नाम याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 2, 4 एंड 6। ऑप्शन नंबर बी 2, 4, 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? उद्यानिका के क्षेत्र में कौन सी फसल का क्षेत्रफल अधिक है? फलों का, सब्जियों का, औषधि पौधों का, पुष्प का, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा सब्जियों का। ये वाला कहाँ से पढ़ोगे आप लोग? ये वाला पढ़ोगे, ये हर साल चेंज होता है, यानी कि ये पूछा गया था 2017 के क्वेश्चन था, यानी कि 2016 का सवाल था ये। 16 के जितने न्यूज़ थे उसका सवाल 2017 में था ये। तो आप लोग पढ़ोगे 2019, 20, 21 का पढ़ लेना, उसका आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लेना, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण तो एक ही आएगा, उसी को देख लेना। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए रहेंगे इसी तरह के, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा था और किस दलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा था, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। तो उसको एक बार देख लेना, ये एग्ज़ाम के पहले ही आएगा ये वाला बुक, तो उसको खरीद लेना। ठीक है, चलो। वर्ष 2015-16 में छत्तीसगढ़ में किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था? देखो सेम क्वेश्चन है ना, ये वाला आर्थिक सर्वेक्षण की किताब में ही आपको मिलेगा। चलो बताओ इसका आंसर। 2015-16 के अनुसार दलहन का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था, वो कौन सी दलहन थी? बताओ आंसर। तिवड़ा, तुअर, उड़द, चना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चना। तो अभी रिसेंट का अगर आप पढ़ोगे ना,
तो 2019-20 का अगर पढ़ते हो आप लोग तो अब इस समय भी अभी आपको चना ही सबसे ज़्यादा दलहन के क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा। इसके अलावा आपको लाख पता है ना, आपको तिवड़ा इसका उत्पादन मिलेगा। चना के बाद तिवड़ा का उत्पादन सबसे ज़्यादा मिलेगा, किसमें? दलहन के कैटेगरी में। चलो याद रखना इसको। ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? ऑप्शन देखो 50, 60, 40, 30, इनमें से कोई नहीं। कितना परसेंट यहाँ पे अनुदान की राशि दी जाती है? तो ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 60% यहाँ पे सरकार के द्वारा अनुदान की राशि दी जाती है, जितना लगाए रहते हैं उतने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने वर्ष 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं कहा था, नहीं माना था? आपको बताना है कि जो मंगल पांडे जी ने शुरू किया हुआ था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि चर्बी युक्त बंदूक था जिसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था इंडियन जितने भी यहाँ के सेना थे वो, तब वही वाले क्रांति की बात कही जा रही है कि उसको क्रांति किसने नहीं माना था? ऑप्शन देखो ताराचंद, डॉक्टर S.N. सेन, सावरकर, डॉक्टर R.C. मजुमदार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर R.C. मजुमदार। और ये किसका सवाल था? मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल था। चलो आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 15-16 में स्थिर मूल्य पर पशुधन का योगदान क्या था? अगेन आर्थिक सर्वेक्षण से ही सवाल है। ऑप्शन देखो 1.27, 2.56%, 2.27%, 1.33%, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? 1.27%। क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसको हम लोग कर चुके हैं ना। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? पॉलिटी का सवाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्पीकर। स्पीकर के बारे में आर्टिकल में कोई ऐसा पर्टिकुलर आर्टिकल में नहीं लिखा गया है कि इस आर्टिकल के आधार पर स्पीकर ने ये किया था या स्पीकर के बारे में कोई उपबंध दिया गया है। तो इसके लिए कोई आर्टिकल अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि स्पीकर किस में होता है? लोकसभा में होता है ना। चलो बाकी का देखो तो आर्टिकल क्या क्या दिए गए हैं। बाकी के आर्टिकल को देखोगे ना तो राष्ट्रपति के लिए दिया गया है आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इसका निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है। और इसी तरह से आप देखोगे तो इसका शपथ यानी कि राष्ट्रपति का शपथ होता है 60 में, आर्टिकल नंबर 60 में, है ना। चलो आगे देखो। उपराष्ट्रपति के बारे में कहोगे तो उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है। और यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जब नहीं होते हैं तो उनके प्लेसेस पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ऐसा कहा गया है आर्टिकल नंबर 65 में। कैसे कहा गया है? कब किस में कहा गया है? आर्टिकल 65 में कहा गया है। और उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं आर्टिकल नंबर 69 में। आर्टिकल नंबर 69 में उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, है ना। चलो आगे देखो। आगे है प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, आर्टिकल नंबर 74, और इसके हेड करेंगे प्रधानमंत्री। इसके हेड करेंगे प्रधानमंत्री। चलो अगला देखो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में आर्टिकल नंबर 124 में आप लोग देखते हो सुप्रीम कोर्ट के संबंध में ये पूछा गया है। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा फहराया। बिलासपुर के विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। सही उत्तर बताइए। चलो इसको एक बार आप लोग पढ़ो, फटाफट पढ़ो इसको। देखो 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला था, सही बात है, जिसमें भारत छोड़ो के नारे लगाए गए थे। और इसके अलावा रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन में तिरंगा फहराया, ये भी सही है और ये वाला गलत है। चलो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल था, छत्तीसगढ़ की मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, चलो आगे देखो। 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 माल गुजारों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने करी और सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सही उत्तर चुनिए।
खुद से पढ़ो एक बार। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की थी। सही है। सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं कराया गया था। मालगुजार है तो यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे नहीं थे, यहाँ पे इनके मुद्दे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने विनिर्माण नीति कब जारी की थी? इम्पोर्टेंट सवाल, और ये पूछा गया है 2017 में, और पूछा गया है शुरू कब किया गया था। तो ये सदाबहार क्वेश्चन बन जाता है ना। चलो देखो, 25 दिसंबर 2012, 25 दिसंबर 2011, 25 दिसंबर 2013, 4 नवंबर 2011, 25 नवंबर 2011। सही जवाब बताओ इसका। इसका सही जवाब होगा 4 नवंबर 2011 को भारत सरकार ने विनिर्माण नीति शुरू करी थी। इसके अलावा आपसे ना ये सवाल पूछा जाएगा अभी कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति क्या है? छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति क्या है? तो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति क्या है? आप में से किसी को पता है तो बताओ, कब है? 1 नवंबर 2 से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक का समय है। 1 नवंबर 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक का छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति है। और आप सभी ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि यहाँ पे औद्योगों के हिसाब से यहाँ पे 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में बांटा गया है। किसको? उद्योगों को। इसके अलावा आपसे ये भी सवाल पूछा गया था कि पिछले साल 2014 का क्वेश्चन था शायद ये वाला, कि छत्तीसगढ़ में राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है, उसका गठन कब हुआ था? किसका गठन? छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 7 अप्रैल 2001 को इसका गठन किया गया था। और ये पूछा गया था आपको 2014 के सवाल में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपको रायपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आपको पता है कि इसी के आधार पर आपने पिछला क्वेश्चन किया था ना, पिछले वाले वीडियो में देखना कि भारत के 8 कोर सेक्टर में क्या शामिल नहीं किए गए थे, है ना, ये वाला क्वेश्चन किया था। तो वो 8 सेक्टर इसी में आते हैं। कौन से वाले में? इसी राज्य विकास निगम लिमिटेड में ही आते हैं। यहाँ पे 8 सेक्टर, जिसमें आपने शायद ये सॉल्व किया था, उर्वरक को शामिल नहीं किया जा सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको याद रखिएगा, और इसके अलावा मैंने जो बताया यहाँ पे इसको भी याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सुमेलित जोड़ी नहीं है। ऑप्शंस देख लो। समदा में राजनीतिक सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें खूबचंद बघेल थे। बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 13-15 दिसंबर को हुआ था, भुवन भास्कर थे वहाँ पे। तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा में हुआ था 31 दिसंबर 1946 में, मोहनलाल बकलीवाल थे। रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना हुआ था 15 अगस्त 1947 को, पंडित जवाहरलाल वहाँ पे थे। बिलासपुर में तिरंगा फहराना हुआ था 15 अगस्त 1947 को, राम गोपाल तिवारी वहाँ पर थे। पढ़ो इसको और आंसर बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब ये बताना है कि जो मैच नहीं करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ये देखो, रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना 15 अगस्त, यहाँ पे पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं थे, यहाँ पे थे वामन राव लाखे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ये वाला सुमेलित नहीं है। चलो आगे देखो क्वेश्चन। ये भी हिस्ट्री का सवाल था, मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल हैं ये, छत्तीसगढ़ की मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल। ठीक है, चलो। भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान है, सदाबहार क्वेश्चन। ऑप्शंस देख लो। तेजस, विनाशक, ओजस, अग्नि, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? 2017 में पूछा गया था तो तेजस था इसका सही जवाब। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा सुखोई Su-30 MK, उसके बाद में मिराज, के बाद में आपने राफेल का नाम तो सुना ही होगा, है ना। ये सभी क्या है? ये सभी लड़ाकू विमान है, और इनमें से सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी राफेल लड़ाकू विमान में है, जो हमने कहाँ से लिया था? जो हमने रशिया से ख़रीदा है ना। चलो आगे देखो। तो आई थिंक इतना ही सवाल था आज का, और क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चन शामिल कर दिए थे, यानी कि हम लोग उसमें लगभग 32-33 क्वेश्चन किए हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कम सवाल लिया हुआ है।
तो रिवाइज़ करना, पढ़ते रहना और मोटिवेट होते रहना, ताकि आप लोग का पढ़ाई जो है कंटिन्यू बना रहे। और एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है तो कोई गैप नहीं करेगा, स्टडी में लापरवाही मत करना और ये सोच कर पढ़ना कि अभी इस साल मुझे एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है और इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसके बाद निकालने के बाद मैं मस्ती कर लूँगा या कर लूँगी। सोच के पढ़ोगे तो ये जो 3-4 महीना बचा हुआ है इसमें आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपकी मेहनत अच्छी रही तो भगवान की कृपा हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, है ना। चलो, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।